अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मैं तेरी जोगन की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत माज़रत के साथ कि आपको इस नावल का इतना इंतज़ार करना पड़ा। अब आपको हर रोज़ इस नावल की किस्त ज़रूर मिला करेगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें। आइए चलते हैं नावल की जानिब। मैं तेरी जोगन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 43। महमल फरमान से शदीद गुस्सा और नाराज़ हो चुकी थी। मुझसे बात करना दूर उसकी जानिब देख भी नहीं रही थी। फरमान ने भी फ़िलहाल उसे छेड़ा नहीं था। वो जानता था अभी उसकी कही कोई भी बात महमल को गलत ही लगेगी। महमल कम्बल उठाए सोफ़े की जानिब बढ़ गई थी। फरमान खामोशी से उसकी ये हरकतें देख रहा था। सुबह फजर के करीब महमल की आंख खुली थी। सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर पड़ी थी, जहाँ उसे वो गहरी नींद में सोया नजर आया था। वो लोग अभी भी फरमान के हवाई घर में ही थे। फरमान ने वहाँ एक जानिब रखे अपने बैग से कपड़े निकालते शावर लेकर चेंज किया था। नमाज पढ़ने के बाद वो दबे पैर चलती फरमान के करीब आन खड़ी हुई थी, जो सोते हुए मज़ीद मगरूर और घमंडी लग रहा था। उसके माथे पर चमकता स्याह तिल महमल को अपनी जानिब मुतवज्जो कर गया था। महमल कितने ही लम्हे उसके पास खड़ी यूं ही उसे तके गई थी। क्या उसके बाबा इस इंसान को पहचानने में इतने गलत हो सकते थे? क्या वह शख्स के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अपनी लाडली बेटी को इसके हवाले कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं। तो क्या वो गलत थी? क्या वो शख्स को समझने में कोई गलती कर रही थी? महमल का दिमाग बुरी तरह कश्मकश में उलझ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने बाबा से बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब वो उनसे पूछ कर ही अपने दिल को तसल्ली दिलवाना चाहती थी कि क्या वो फरमान की पहली शादी के बारे में जानते थे या नहीं। महमल को फरमान के आज शाम के कहे अल्फाज याद आए थे। तुम मेरा जुनून नहीं, तुम मेरा जुनून हो जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो क्या वो वाकई उसके लिए इतनी अहम थी? महमल हसरत भरे अंदाज में उस खूबरू शख्स को देखती नम आंखों के साथ झुकी थी और अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल करती फरमान के माथे पर चमकते उस मगरूर तिल पर अपने लब रख गई थी। मगर इससे पहले कि वैसा करके उठ पाती, फरमान उसकी कमरे में बाजू हमायल करता, उसे अपने करीब बेड पर गिराता, उसे अपने कंबल में ले चुका था। महमल इस हमले के लिए कतन भी तैयार नहीं थी। उसका चेहरा घबराहट के मारे लाल हो चुका था और अपनी चंद सेकंड्स पहले की जाने वाली हरकत का ख्याल आते ही उसका डूब मरने को दिल चाहा था। छोड़े मुझे। लड़ाई में वो दोनों आप जनाब भूल जाते थे, मगर लड़ाई ख़त्म होते ही और नाराज़गी के दौरान वो फिर से एक दूसरे को इसी इज्जत के साथ मुखातिब करते थे। क्या कर रही थी आप? उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते, उसकी गोल्डन ब्राउन बालों की नरवाहटों को महसूस करता, वो खुमार आलूद लहजे में बोला था, जिस शख्स को किसी और के होने ना होने से ज़रा भी परवाह नहीं थी। इस लड़की की ज़रा सी नाराज़गी भी उसके दिल पर बहुत ज़्यादा गिरां गुजर रही थी। कुछ नहीं, प्लीज़ जाने दे मुझे। महमल की धड़कनें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। ये शख्स उसे खुद से मोहब्बत करवाने पर पूरी तरह से मजबूर कर चुका था। क्या हमारी सुलह हो सकती है? फरमान उसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते साइड पर रख गया था, क्योंकि ये दुपट्टा बार बार उसके काम में खलल पैदा कर रहा था। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ अलहदगी ही चाहिए। महमल उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते बोली थी, जबकि फरमान की गर्म सांसें उसकी गर्दन को झुलसाती महमल की जान हलक में अटका गई थी। रह लोगी मेरे बहर। मेहमान उसकी शहरक पर पूरी शिद्दत से अपने लबों के निशान छोड़ता महमल को सर से पैर तक लाल कर गया था। इस शख्स की गुस्ताखियाँ लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थीं। जी, रह लूँगी। महमल उससे लड़ना चाहती थी, मगर इस वक्त उसके अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे थे। मगर मैं जो नहीं रह सकता, मैं क्या करूँगा? फरमान कबीर खान अब महमल कुरैशी की नाराज़गी को एंजॉय कर रहा था। अपनी पहली बीवी के पास चले जाइएगा, बहुत मोहब्बत जो है उससे। महमल ये बात कहते खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि उसके लहजे में जेलसी की वाज़ह झलक नुमायाँ हुई थी। फरमान कबीर खान उसकी यही बात पर गुस्से होने के बजाय धीरे से मुस्कुरा दिया था। अगर पहली बीवी इतनी अजीज़ होती तो दूसरी के पीछे ऐसे पागल क्यों हो रहा होता? फरमान ने शायद अपना ही मजाक उड़ाया था। वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे नरम खू
वो इस नाजुक दुश्यज़ा के सामने बन जाया करता था। उसकी उखड़ मिजाजी, मगरूर और बेहिसी भरा बेमुरवत मिजाज उसके नाम के साथ मशहूर हो चुके थे, और फरमान को इस सब से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो था ही ऐसा। उसके बारे में लोग क्या कहते थे उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर अब उसे फ़र्क पड़ने लगा था। उसे महमल कुरैशी से फ़र्क पड़ने लगा था। वो कब इस लड़की का दीवाना हुआ था उसे पता भी नहीं चला था। मोहम्मद को मजाक समझने वाला अब उसी के लहजे में फंस कर बेबस हो चुका था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। महमल को यही बात बहुत ज़्यादा तड़पा रही थी, मगर फरमान कबीर खान कुदरत की तरफ से तोहफे में मिले उसकी कुर्बत के इन हसीन लम्हों को गंवाना नहीं चाहता था। महमल की दोनों कुलाइयाँ अपनी गिरफ्त में जकड़ कर तकिए से लगाता वो महमल के कपकपाते लबों पर झुका था। वो पूरी तरह से उसके चौड़े वजूद के नीचे दब चुकी थी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। धड़कनों ने अलग शोर मचा रखा था। कल से अब तक इन लबों ने मुझे बहुत तड़पाया है। अब इनसे वो हिसाब इबाक करने का वक्त आ चुका है। फरमान उसके रसीले सुर्ख होंठों पर उंगली फेरता महमल के लाल पड़ते चेहरे को एक नक्श को होंठों से छू रहा था। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मुझे और जाओ इन्हीं मनहूस लोगों के पास। मुझे अभी तलाक चाहिए तुमसे। हुर्रम उसके सीने पर मुक्के बरसाती अजियत से चूर लहजे में बोली थी। वो रहे मेरे 3 बच्चे। उसे टेरेस पर खड़ा करते मुस्तफ़ा ने वहाँ से नज़र आते पिंजरों में कैद जानवरों की जानिब इशारा करते कहा था। उसकी बात समझते हुर्रम ने हुनकों की तरह हैरत से मुंह खोले मुस्तफ़ा की जानिब देखा था। ये शख्स इतनी देर से उसे बेवकूफ़ बना रहा था, और वो बन भी रही थी। हुर्रम को इतने दूर खड़े भी उनसे खौफ महसूस हुआ था। इनको क्यों रखा हुआ है यहाँ? हुर्रम ठंड की वजह से खुद में सिमटती अपनी हैरत का इजहार किए बगैर नहीं रह पाई थी। ये तीनों मेरी तन्हाई के साथी हैं। ये उस वक्त मेरे साथ थे जब सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुस्तफ़ा उसे ठंड से कांपता देख पीछे से अपनी आहोश में लेता अपनी गर्म शाल में मुकेत कर गया था। तो बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं ये तीनों तुम्हें। हुर्रम की आंखों में अजीब सा तासुर उभरा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुस्तफ़ा ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया था। मगर मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। अपने गिर्द से उसका हिसार तोड़ती हुर्रम अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वो अभी सोफे पर आकर लेटी ही थी जब उसे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई थी। हुर्रम ने कंबल से सर निकाल कर खाली कमरे को घूरा था। वो जल्दी से उठती टेरेस की जानिब बढ़ी थी। तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ है मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा। बेचारे बेज़ुबान जानवर तुम्हारे किए की भेंट चढ़ेंगे। मैं हर उस शय को तुमसे छीन लूँगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। तुम्हें बार बार उस दर्द से गुजारूंगी जिस दर्द से मैं अब तक तड़पती आ रही हूँ। तुम्हें भी पता चलेगा कि सबसे प्यारी शय का छिन जाना कितना तकलीफदा होता है। हुर्रम की नम नफरत से लबरेज निगाहें उन पिंजरों पर टिकी हुई थीं। वो वहाँ से पलटने वाली थी जब उसे मुस्तफ़ा वहाँ जाता दिखाई दिया था। हुर्रम ना चाहते हुए भी वहाँ रुक गई थी, मगर आगे का मंजर उसकी आंखों की पुतलियों को सिकुड़ने पर मजबूर कर गया था। मुस्तफ़ा के वहाँ जाते ही उसके आदमियों ने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए थे, जिसमें से वो बड़े बड़े कुत्ते बाहर निकलकर मुस्तफ़ा के पैरों को चूमते उसके साथ लिपट गए थे, जिसे न जाने कब से पिछड़े हुए हों। मुस्तफ़ा भी जवाबन उन्हीं उन्हें उसी गर्मजोशी से मिला था। मुस्तफ़ा उनमें से एक को अपनी गोद में बिठाए खाना खिलाने लगा था। हुर्रम को यहाँ इतने दूर खड़े होकर भी उनसे डर लग रहा था, और वो शख्स उन्हें वाकई ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसकी सगी औलाद ही हो। हुर्रम ने बेख्तियार झुरझुरी सी ली थी। मुस्तफ़ा पीरज़ादा का ये नया रूप उसके दिल में अजीब सा एहसास छोड़ रहा था। कुछ देर पहले वो जो प्लान बना चुकी थी वो अब कमज़ोर पड़ने लगा था, मगर वो अपना सर झटकती वापस पलट आई थी। रात को न जाने कौन सा पहर था जब हुर्रम की आंखें खुली थी। वो इतनी थकी हुई थी कि सर रखते ही सो गई थी। हर तरफ छाया अंधेरा देख उसके दिमाग में अचानक से अपना प्लान पूरा करने का ख्याल आया था। वो जल्दी से उठती, खाली पड़े बेड को देखती, अपने बैग से छोटी सी कांच की शीशी निकालती, पुरस्कार निगाहों से उसे देखती मुस्कुराई थी।
اسے اس بات نے کافی حیران کیا تھا کہ مصطفیٰ اس روم میں سونے نہیں آیا تھا۔ تم مجھ سے جتنا دور رہو تمہارے لیے اتنا اچھا ہے میر مصطفیٰ پیرزادہ۔ خرم اندر سے اس کی غیر موجودگی پر تھوڑا برا فیل کرنے کے باوجود لاپرواہی سے بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں چاروں جانب اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتی 2 بار غلط جانب مڑی تھی، مگر پھر آخر کار راستہ ڈھونڈتی وہ باہر کی جانب نکل ہی آئی تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے پہلے ان دونوں کتوں کے پنجروں کے قریب آئی تھی، جن کے پنجرے کے جنگلے کے ساتھ ہی اسے ان کے کھانے کا بڑا سا باؤل پڑا نظر آیا تھا۔ وہ شیشی کھول کر اس میں موجود مادہ اس باؤل میں انڈیلتی، ان دونوں کتوں پر ایک نظر ڈالتی، وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اب اس کا رخ شیر کے پنجرے کی جانب تھا۔ وہ جیسے ہی اس میں وہی مادہ انڈیل رہی تھی، اسے اپنی نتنوں سے اس ستمگر کی مسحور کن خوشبو ٹکراتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو حرم پیرزادہ؟ تم اس حد تک گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا بھاری کرخت لہجہ حرم کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ خوف کے عالم میں حرم کے ہاتھ سے وہ کانچ کی شیشی چھوٹ کر زمین بوس ہوتی فضا میں شور برپا کر گئی تھی۔ شاویر نے نیند میں ہی کروٹ تبدیل کرتے اپنے بیڈ کی دوسری جانب اناویہ کو ٹٹولا تھا، مگر وہ جگہ خالی محسوس کرتے شاویر نے فوراً سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ جب اسے بیڈ تو کیا پورے روم خالی پڑا دکھائی دیا تھا۔ اناویہ کہیں پر نہیں تھی۔ وہ ٹیرس، واش روم اور ڈریسنگ روم سب دیکھ آیا تھا۔ اناویہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ شاویر کی نظر بیڈ کے دائیں جانب گرے دوپٹے پر پڑی تھی، جسے اٹھاتے وہ واپس بیڈ پر آن لیٹا تھا۔ گزری رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ کل کی رات اس کی اناویہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اس لڑکی سے شدید خفا تھا، مگر اس نے اپنی دیوانگی کا جو اظہار شاویر کے سامنے کیا تھا وہ اپنا غصہ برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ اناویہ کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالے وہ واپس سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ہیوی ڈوز والی میڈیسن لینے کی وجہ سے اس کی آنکھ جلدی نہیں کھل پائی تھی۔ اناویہ کب اس کے پہلو سے اٹھ گئی تھی شاویر کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہوا تھا، شاویر کو اس وقت وہ ایک خوبصورت خواب لگ رہا تھا، جس میں اناویہ اس سے اپنے محبت کے اظہار کر رہی تھی۔ شاویر نہ جانے کتنی ہی دیر ویسے ہی لیٹا رہتا جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ کال ریسیو کرنے پر اسے دوسری جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی، اس پر شاویر سلطان کے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ ملک حویلی والوں کی اڑی رنگت دیکھ کر تو اور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں خود تمہارے ساتھ یہ سرپرائز لے کر ملک حویلی جاؤں گا۔ آخر کو میری بہت ہی قیمتی شے موجود ہے وہاں۔ شاویر آخری بات زیر لب بولتا کال کاٹ گیا تھا۔ وہ اناویہ کے دوپٹے سے اٹھتی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا بیڈ سے اٹھا تھا، جب پہلے قدم پر ہی اسے اپنے پیر کے نیچے کوئی شے چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاویر نے جھک کر جیسے اس کی اس شے کو اپنے گرفت میں لیا تو وہ اناویہ کی نازک سی جگمگاتی پائل تھی، جو اس کے پیر کے نیچے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ رات کو اپنی ساری گستاخیاں معاف کروانے کے بعد ابھی پھر اپنی وہی غلطی دہرا کر تم نے اچھا نہیں کیا اناویہ اکبر۔ بہت جلد آ رہا ہوں تمہیں واپس سے اپنی قید میں لانے کے لیے۔ میرا انتظار کرنا، کیونکہ آج تمہارے وہ پیارے خاندان والے میرے ہاتھوں نہیں بچ پائیں گے۔ بہت ہو گیا آنکھ مچولی کا کھیل۔ اب ان پیٹھ پیچھے چھپ کر چالے چلنے والے گیدڑوں کو سامنے آنا ہی ہوگا۔ اناویہ کی پائل کو اس نے اپنی مٹھی میں اتنی شدت سے قید کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی بے جان پائل نہیں بلکہ جیتی جاگتی اناویہ اکبر ہو، جسے وہ کبھی نہیں اپنی گرفت سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ مگر اس کی بیوی ہر بار اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اس سے دہا کر جاتی تھی۔ ملازم کو بلا کر پائل کو چند گھنٹوں کے اندر ٹھیک کروانے کا حکم دیتا اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔